हेलो जी, कैसे हो आप? मुझे लगता है ना कि जब भी हम चोरी के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आती है। हाँ, मतलब जैसे कोई ताला तोड़ रहा है या रात के अंधेरे में चुपके से कोई तिजोरी साफ कर रहा है। वही तो, कुल मिलाकर चोरी एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका नुकसान हमें तुरंत दिखाई देता है ना? एकदम। एक बहुत ही फिजिकल घटना होती है जहां हमें तुरंत पता चल जाता है कि चलो हमारा कुछ नुकसान हो गया है। लेकिन तब क्या हो जब चोरी बिल्कुल अदृश्य हो? अदृश्य चोरी। हाँ, मतलब जब कोई अलार्म ना बजे, कोई ताला ना टूटे, लेकिन फिर भी हमारी सबसे कीमती संपत्ति हम्म, हर सेकंड हमसे छिन रही हो। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस चोरी में हम खुद उस चोर के लिए दरवाजा खुला छोड़ रहे होते हैं। ओह अच्छा, मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी अदृश्य चोरी का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है समय की कीमत और टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत। जो कि मुझे लगता है आज के टाइम में सबकी सबसे बड़ी दुश्मन है। है ना? और इस चर्चा के लिए हमारे पास स्रोत के रूप में एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली लोक कथा है। हाँ, वो गौरव नाम के एक भटके हुए युवा की कहानी। और इस कहानी के अंदर एक और कहानी छिपी है, एक राजा और एक आलसी व्यक्ति की। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा जो मेन मिशन है ना, वो इस कहानी की साइकोलॉजिकल पड़ताह को खोलना है। हमें ये समझना है कि आखिर क्यों इंसान लाइफ चेंज करने वाले बड़े मौकों को सिर्फ इसलिए टाल देता है क्योंकि उसे कोई छोटा-मोटा बहाना मिल जाता है। जो कि हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। एग्जैक्टली तो ठीक है, आइए इसे समझते हैं, क्योंकि ये कोई आम उपदेश नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। और इस सफर की रेलेवेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कहानी सिर्फ गौरव या उस आलसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हर उस इंसान के दिमाग को दर्शाती है जिसने प्रेजेंट के आराम के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे लगाया है। बिल्कुल। तो इस अदृश्य चोरी को ना थोड़ा ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए हम गौरव की सिचुएशन से शुरू करते हैं। हाँ, गौरव का कैरेक्टर इसमें बहुत रिलेटेबल है ना? तो गौरव एक छोटे शहर का लड़का है जो अपनी पढ़ाई में हमेशा पीछे रहता है, और उसके पीछे रहने का रीजन कोई इंटेलेक्चुअल कमी नहीं है, बल्कि उसकी एक बहुत पक्की आदत है हर काम को टालना। हमेशा कल पर छोड़ देना। वही, उसका परिवार उसे कॉन्स्टेंटली वार्निंग देता है कि देखो, जो समय बर्बाद हो रहा है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन गौरव का एक ही स्टैंडर्ड जवाब होता है, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। ये अभी बहुत समय है वाला जो माइंडसेट है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हम्म। वही तो, फिर जब वो बड़े शहर जाता है तो वहां भी उसकी आदत नहीं बदलती। वो अपना ज्यादा टाइम दोस्तों के साथ घूमने और फोन पर रील स्क्रॉल करने में निकाल देता है। जो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, और अगर हम इस रील स्क्रॉल करने वाली आदत को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारी जेब में रखी एक इनविजिबल वैक्यूम क्लीनर या स्लॉट मशीन की तरह है। स्लॉट मशीन, ये कंपैरिजन थोड़ा समझाइए। देखें, हम बार बार स्क्रीन को नीचे खींचते हैं इस उम्मीद में कि अगले ही सेकंड कोई नया मजेदार वीडियो आएगा जो हमें खुशी देगा। ये एक ऐसा लूप है जो चुपचाप शुरू होता है और बिना आवाज किए दिन के कई घंटे निकल जाता है। सही बात है, एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग। है ना? हम कोई जरूरी काम करने बैठते हैं और फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। हम सोचते हैं कि बस 1 मिनट लगेगा, लेकिन वहां से ध्यान भटकता है और हम उस एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। ये तो सच में होता है सबके साथ। तो क्या ये अजीब नहीं है कि जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तब हमें इस बर्बादी का बिल्कुल एहसास नहीं होता? हमें होश तब आता है जब बाकी लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इसका ना एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल रीजन है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से कैसे डिजाइन हुआ है। अच्छा, मतलब इसमें बायोलॉजी का भी रोल है? बहुत बड़ा रोल है। असल में हमारा दिमाग दो अलग अलग हिस्सों के बीच की एक बैटल ग्राउंड है। एक तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स? ये क्या करता है? ये हिस्सा फ्यूचर की प्लानिंग करने और लॉजिकल डिसीजन लेने का काम करता है। और दूसरी तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम। ओह, और ये दूसरा हिस्सा क्या करता है? ये लिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को कंट्रोल करता है। अच्छा, तो एक फ्यूचर का सोचता है और एक को अभी के अभी मजे चाहिए। एग्जैक्टली।
तो जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका रिजल्ट फ्यूचर में मिलना है, जैसे पढ़ाई करना या जिम जाना, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। ओह, इसलिए पढ़ाई करने में आलस आता है। हाँ, इसके ऑपोजिट, जब आप रील्स देखते हैं या दोस्तों से बातें करते हैं तो लिम्बिक सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है, जो हमें अच्छा फील करवाता है। बिल्कुल। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली उसी रास्ते को चुनने के लिए प्रोग्राम्ड है जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे और तुरंत खुशी मिले। तो जब गौरव कहता है कि अभी बहुत समय है, तो असल में उसका लिम्बिक सिस्टम उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह से हाईजैक कर चुका होता है। वेट, मुझे लगता है यहाँ एक थोड़ा लॉपसाइडेड लॉजिक लग रहा है मुझे। लॉपसाइडेड कैसे? देखिए, अगर इंसान का दिमाग सिर्फ तुरंत खुशी के लिए बना होता और कम एनर्जी खर्च करने के लिए प्रोग्राम्ड होता, तो हमने खेती कैसे शुरू की? ये एक बहुत अच्छा सवाल है ना? मतलब इंसानों ने महीनों तक मेहनत की, बीज बोए और फसल काटने का लंबा इंतजार किया। हमने बड़े बड़े शहर बनाए जो एक दिन में तो बन नहीं गए थे। सही पॉइंट है आपका। तो हम ऑब्वियस तौर पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में केपेबल तो है ही। फिर आज अचानक से ये तालमाटोल हमारे दिमाग पर इतना हावी क्यों हो जाता है? ये सच में एक डीप सवाल है और इसका जवाब हमारे एनवायरनमेंट में आए अचानक बदलाव में है। एनवायरनमेंट का बदलाव? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने खेती की और सिविलाइजेशन बनाई, लेकिन उस समय हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। अच्छा, मतलब पुराने टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एवोल्यूशन के दौरान हमारे एंसेस्टर्स को तुरंत डोपामीन देने वाली चीज़ें बहुत रेयर मिलती थी, जैसे मीठे फल या शिकार। कभी कभी हाथ लगता था। तो दिमाग उनको तुरंत कंज्यूम कर लेता था? बिल्कुल, दिमाग ने उसकी आदत डाल ली। पर आज प्रॉब्लम यह है कि हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग तो वही पुरानी है, लेकिन आज हमारे आसपास जो टेक्नोलॉजी है वो हमें 24 घंटे आर्टिफिशियल डोपामीन दे रही है। ओह, आई सी। एकदम नॉन स्टॉप सप्लाई। इंसान के पास काम टालकर नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया चलाने का ऑप्शन नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी ने हमारे लिम्बिक सिस्टम के आगे टेम्पटेशंस का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे लड़ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। बाप रे, ये तो सच में बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। मतलब हमारा दिमाग एक ऐसी वॉर लड़ रहा है जिसके लिए वो बायोलॉजिकली रेडी ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यही वजह है कि गौरव लगातार फेल होता रहता है। बिल्कुल यही कारण है। तो चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपनी लगातार फेलियर्स के बाद और दोस्तों से पिछड़ने के बाद गौरव फ्रस्ट्रेट होकर शहर के एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग के पास जाता है, जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं कि इसको समय की कदर नहीं है। लेकिन यहाँ से ना बुजुर्ग उसे सीधे कोई ज्ञान देने के बजाय एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है ना? लेकिन यहाँ मुझे गौरव की साइकोलॉजी को लेकर एक और सवाल तंग कर रहा है। बोलिए, क्या सवाल है? देखिए, गौरव के अंदर सबसे अच्छा बनने की एम्बिशन तो पूरी तरह से है। वो चाहता है कि वो सबसे आगे रहे। प्रॉब्लम सिर्फ उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की है। हाँ, एग्जीक्यूशन जीरो है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होने के बावजूद हम पहला कदम उठाने में ही सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं? देखिए, एम्बिशन होना और उस पर अमल करना, ये दोनों एकदम अलग मेंटल प्रोसेसेस हैं। अलग कैसे? दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है? हाँ, जुड़े हैं, पर देखिए, सपने देखना या इच्छा करना हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, ये बस हमें एक फील गुड फैक्टर देता है। हाँ, डे ड्रीमिंग में तो बड़ा मजा आता है। एग्जैक्टली। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपको उस स्लॉट मशीन वाले टेम्पटेशन से लड़ना पड़ता है, जिसमें मेंटली काफी दर्द होता है। अच्छा, इसलिए हम उस दर्द से भागते हैं। हाँ, और अब अगर हम उन बुजुर्ग की स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने सीधे एडवाइस क्यों नहीं दी, उन्होंने स्टोरी का सहारा क्यों लिया। क्यों लिया? वो तो उसको सीधा डांट भी सकते थे। अगर डांटते तो बात बिगड़ जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब हम किसी को सीधे उसकी गलती बताते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप आलसी हैं, आपको अपना टाइम ठीक से यूज करना चाहिए, तो आपका दिमाग इसे एक अटैक की तरह लेगा। हाँ, ऑब्वियसली मैं बुरा मान जाऊंगी और अपने आप को डिफेंड करूंगी। बिल्कुल, आपका अमिगडाला जो सोचेगा कि खतरा है, वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आप खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बुजुर्ग गौरव को सीधे लेक्चर देते तो गौरव शायद सोचता कि मैं तो कोशिश करता हूँ पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। एकदम यही होता, वो तुरंत अपने डिफेंस मोड में चला जाता। ये तो हम सब करते हैं वैसे। हाँ, पर स्टोरीज की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि वो हमारे दिमाग में बिना किसी रेजिस्टेंस के एंट्री ले लेती हैं। क्योंकि हमें लगता है कि बात किसी और की हो रही है। सही कहा।
जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल शांत रहता है। हम उस कहानी के कैरेक्टर को जज कर रहे होते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर हम खुद अपनी ही गलतियों का आईना देख रहे होते हैं। ओह वाओ! तो बुजुर्ग जानते थे कि गौरव को एक आईने की जरूरत है, किसी बोरिंग लेक्चर की नहीं। हाँ, उसे खुद महसूस करना था कि वो लाइफ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। ये वाकई एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था उनका, कहानियों के जरिए सामने वाले को उसकी सच्चाई दिखाना। बिल्कुल। तो चलिए उस बुजुर्ग की उस कहानी के अंदर चलते हैं। बुजुर्ग गौरव को एक बहुत ही दयालु राजा की कहानी सुनाते हैं। उस राजा के राज्य में एक बड़ा ही आलसी और गरीब आदमी रहता है। हाँ, वो इतना आलसी है कि उसके पास ना कोई काम है, ना पैसा, और ना ही सोसाइटी में कोई इज्जत। लेकिन इस कैरेक्टर की सबसे दिलचस्प बात क्या पता है? क्या? वो अपनी इस हालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय हमेशा दूसरों पर दोष डालता है। हाँ, उसका वो फेमस लॉजिक होता है ना कि लोग मुझे काम नहीं देते, सब मेरे खिलाफ हैं। वही विक्टिम कार्ड प्ले करता है। तो राजा को उस व्यक्ति पर एक दिन दया आ जाती है और वो उसे एक ऐसा ऑफर देता है जो सच में उसकी लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। हाँ, राजा उसे कहता है कि आज सनसेट से पहले मेरे राज दरबार में आओ और मेरे खजाने से जितना चाहो उतना सोना चांदी ले जाओ, वो सब तुम्हारा होगा। ये तो सच में किसी बम्पर लॉटरी जैसा था, है ना? और ये एक ऐसा रेयर चांस था जो लाइफ में शायद ही किसी को दूसरी बार मिले। इसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए थी, कोई मेहनत नहीं करनी थी, सिर्फ राइट टाइम पर वहां पहुंचना था। बस यही शर्त थी। तो वो आदमी खुशी से पागल हो जाता है और दौड़ता हुआ घर जाता है। वो अपनी बीवी को ये बड़ी खुशखबरी बताता है। अब बीवी समझदार होती है। हाँ, वो हालत की सीरियसनेस को समझती वही है सेम है, तुरंत बोलती है कि तुम अभी जाओ और जल्दी से सोना चांदी लेकर आओ। लेकिन वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन का असली खेल शुरू होता है। वो आदमी तुरंत जाने के बजाय कहता है कि यार मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। जो कि बिल्कुल एक एक्सक्यूज था। हाँ, फिर बीवी उसे खाना देती है और वो आदमी खाने को बहुत ही आराम आराम से खाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही आवाज घूम रही थी, अभी तो बहुत समय है। वही सेम गौरव वाला डायलॉग। फिर खाना खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है उसे नींद आने लगती है। वो सोचता है चलो थोड़ी देर लेट कर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से निकल जाऊंगा। और वो थोड़ी देर कितनी लंबी होती है? वो पूरे 2 घंटे की डीप स्लीप में चला जाता है। जब उठता है तो टाइम काफी निकल चुका होता है। फिर भागना शुरू करता होगा। हाँ, भागता है, पर तब तक दोपहर की तेज धूप निकल आती है और उसे गर्मी लगने लगती है। रास्ते में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके नीचे ठंडी हवा चल रही होती है। ओहो, एक और ट्रैप। बिल्कुल। वो सोचता है कि धूप बहुत तेज है, बस थोड़ी देर इस ठंडी हवा में आराम कर लूं, और वहां लेटकर वो लगातार 4 घंटे और सो जाता है। कमाल है, मतलब खजाना सामने है और ये सो रहा है ना? अगर हम उस आदमी के इन एक्सक्यूजेस को ना अपनी आज की लाइफ से रिलेट करें तो ये एकदम हमारे बिहेवियर जैसा ही है। बिल्कुल हमारा वही लॉजिक कि बस एक एपिसोड और देख लूं। हाँ, या फिर काम शुरू करने से पहले सोचना कि पहले मैं अपना पूरा कमरा साफ कर लूं, उसके बाद पूरे फोकस के साथ बैठूंगी। ये कहानी का जो ये हिस्सा है ना, ये ह्यूमन नेचर के एक सबसे बड़े इल्यूजन को दिखाता है। कौन सा इल्यूजन? समय को अनलिमिटेड मान लेने का इल्यूजन। अगर हम उस आलसी आदमी के इन बहानों को देखें, भूख लगना, नींद आना, गर्मी लगना या पेड़ की ठंडी हवा, ये सब बहुत ही टेम्परेरी कंफर्ट्स है। हाँ, थोड़ी देर की राहत है। बिल्कुल। एक तरफ उसके सामने राजा का वो खजाना है जो उसकी आने वाली जनरेशन्स तक की लाइफ सेट कर सकता है और दूसरी तरफ पेड़ की वो ठंडी हवा है जो सिर्फ कुछ देर का फिजिकल सुकून देगी। फिर भी वो उस टेम्परेरी सुकून को ही चूज करता है। लेकिन यहाँ आकर ना बात लॉजिक से थोड़ी बाहर लगती है मुझे। क्यों? इसमें क्या लॉजिक मिस हो गया? देखिए, अगर मैं किसी भी नॉर्मल इंसान को एक तराजू में एक तरफ बहुत सारा सोना रख कर दूं और दूसरी तरफ एक पेड़ की छांव दूं, तो वो डेफिनेटली सोने को ही चुनेगा ना। हाँ, आमतौर पर तो यही होना चाहिए। तो फिर ये आदमी इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फैसला क्यों ले रहा है? मतलब क्या ये इंसान सिर्फ बेवकूफ है? इसे सिर्फ बेवकूफ़ी कह देना ना, प्रॉब्लम को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। साइकोलॉजी की भाषा में इस फिनोमेनन को टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग? हाँ, ये एक कॉग्निटिव बायस होता है। इसमें हम फ्यूचर में मिलने वाले किसी बहुत बड़े रिवॉर्ड की वैल्यू को अपने दिमाग में बहुत कम कर देते हैं और अभी मिलने वाले छोटे से रिवॉर्ड को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं।
मैं इस डिस्काउंटिंग वाले लॉजिक को थोड़ा और डीपली समझना चाहूंगी। हमारा दिमाग आखिर ये कैलकुलेशंस करता कैसे है? इसका रीजन न्यूरोलॉजी में छुपा है। अच्छा। देखिए, जब हम अपने फ्यूचर सेल्फ यानी भविष्य के स्वरूप के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो तब एक्टिव होता है जब हम किसी अनजान इंसान या स्ट्रेंजर के बारे में सोचते हैं। वेट, क्या हमारा दिमाग हमारे फ्यूचर वर्जन को एक स्ट्रेंजर मानता है? बिल्कुल। दिमाग के लिए कल का आप और कोई राह चलते अनजान व्यक्ति दोनों लगभग एक बराबर हैं। ये तो सच में बहुत ही डरावना सच है ना? उस आलसी आदमी के दिमाग में वो अमीर इंसान जो शाम को खजाना लेकर घर लौटेगा, वो एक स्ट्रेंजर है। है। लेकिन जो आज का आदमी है, जिसे अभी भूख लग रही है या गर्मी लग रही है, वो उसकी रियलिटी है। ओ, तो दिमाग प्रेजेंट की तकलीफ को दूर करना चाहता है। एग्जैक्टली दिमाग प्रेजेंट के इंसान को राहत देना जरूरी समझता है, बजाय इसके कि वो किसी फ्यूचर वाले स्ट्रेंजर को अमीर बनाए। और इस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए वो हमें कहता है कि अभी बहुत समय है। वही ये सेंटेंस एक शील्ड की तरह काम करता है। वो खुद से झूठ बोलता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। खाना खाकर एनर्जी ले रहा हूँ ताकि तेज भाग सकूं। हाँ, लेकिन रियलिटी में वो उस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का कत्ल कर रहा होता है। ये एनालिसिस वाकई पूरा नजरिया ही बदल देने वाला है। अपने फ्यूचर को एक स्ट्रेंजर मानना और फिर खुद को धोखा देना, और यही धोखा उस आदमी को एंड में बहुत भारी पड़ता है। कहानी के एंड में क्या होता है? जब वो पेड़ के नीचे सोकर उठता है पूरे 4 घंटे बाद, तब तक शाम ढल चुकी होती है। वो मतलब सनसेट हो गया। हाँ, वो घबराकर अपना बैग उठाता है और राज दरबार की तरफ पूरी जान लगाकर भागता है। लेकिन जब वो हांफता हुआ वहां पहुंचता है तो सूरज पूरी तरह डूब चुका होता है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, दरबार के बड़े दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके होते हैं। वो अमीर बनने का, वो ड्रीम लाइफ जीने का चांस पूरी तरह खो चुका होता है। ये तो बहुत दुखद एंड हुआ इसका, है ना? और बुजुर्ग आदमी यहाँ अपनी कहानी खत्म करते हैं और चुपचाप गौरव की तरफ देखते हैं। गौरव का क्या रिएक्शन होता है? गौरव कहानी सुनकर एकदम शॉक में चला जाता है, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डालकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे अपना रिफ्लेक्शन दिख गया था उसमें। वही, उसे अपनी आदत और उसके अल्टीमेट रिजल्ट का इतना गहरा एहसास होता है कि वो उसी पल पूरी तरह बदल जाता है। सच में? हाँ, वो अपनी टाल मटोल की आदत को जड़ से खत्म कर देता है और अपना टाइम इतने अच्छे से मैनेज करता है कि वो अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़कर वहाँ कॉलेज का सबसे टॉप स्टूडेंट बन जाता है। ये एक बहुत अच्छी एंडिंग है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ये सच में रियल लाइफ में पॉसिबल है? मतलब क्या सिर्फ एक कहानी सुनने से किसी के दिमाग की वायरिंग अचानक इतनी तेजी से बदल सकती है कि उसका बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो जाए? सरफेस लेवल पर देखने में ना ये सच में किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये 100% पॉसिबल है। 100%। वो कैसे? इसे समझने के लिए आपको कहानी के लास्ट पार्ट के सिंबल्स पर ध्यान देना होगा। इसमें 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल्स हैं, एक सूर्यास्त यानी सनसेट और दूसरा बंद दरवाजे। अच्छा, तो इन दोनों सिंबल्स का हमारी साइकोलॉजी पर क्या डीप इम्पैक्ट होता है? ये दोनों की चीजें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस को दिखाती हैं। हम इंसान हमेशा एक इल्यूजन में जीते हैं कि दरवाजा तो खुला ही रहेगा, कल सूरज फिर निकलेगा तो कल कर लेंगे। हाँ, कल का दिन तो आना ही है। पर जब कहानी में वो दरवाजा कंप्लीटली परमानेंटली बंद होता है ना, तो वो पल गौरव के लिए एक कॉग्निटिव शॉक का काम करता है। कॉग्निटिव शॉक मतलब एक तरह का मानसिक झटका? बिल्कुल। गौरव को अचानक रियलाइज होता है कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत ही लिमिटेड और फ्रेजाइल है। जब किसी इंसान को टाइम के सच में खत्म होने का ब्रूटल एहसास होता है ना, तो वो शॉक उसको डीप स्लीप से जगाने के लिए काफी होता है। तो मतलब गौरव का चेंज किसी नई टाइम मैनेजमेंट ट्रिक से नहीं आया था? नई ट्रिक से नहीं, उसकी तो पूरी रियलिटी शिफ्ट हो गई। उसने उस अभी बहुत समय है वाले मिथिक झूठ को फाइनली पहचान लिया था। ओह, आई सी। मतलब जब तक हमें लगता है कि एक और चांस मिलेगा, हम डिले करते हैं। हमारी प्रायोरिटी तभी सेट होती है जब हमें दिखता है कि गेम का टाइम ओवर हो गया है और कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। एग्जैक्टली। इसको साइकोलॉजी में हम एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग कहते हैं। गौरव ने उस बंद दरवाजे के बाहर रोते हुए उस आलसी आदमी में अपना ही फ्यूचर देख लिया था। और कोई भी इंसान ना जानबूझकर अपनी ही फेल होती हुई लाइफ को नहीं देखना चाहता।
वही डर उसे उस टेम्परल डिस्काउंटिंग के जाल से बाहर निकाल लाया। एकदम सही। ये डिस्कशन वाकई हमारी आंखें खोल देने वाला रहा है। आज हमने एक बहुत ही सिंपल सी लगने वाली लोक कथा से शुरू किया था, लेकिन उसकी लेयर बाय लेयर बात करें तो हम ह्यूमन बिहेवियर के डीपेस्ट लेवल तक पहुंच गए। हाँ, कहानी के पीछे का सच बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण से आज कुछ की टेकअवेज निकालना चाहें तो सबसे पहली बात तो यही है कि समय ही हमारी सबसे बड़ी और कीमती प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, सोना चांदी या पैसा खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है। हाँ, लेकिन खोया हुआ टाइम, चाहे एक सेकंड ही क्यों ना हो, उसे दुनिया की कोई भी दौलत देकर वापस नहीं खरीदा जा सकता। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये कि हर अपॉर्चुनिटी की एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, एक राइट टाइम होता है। अगर हम उस विंडो में एक्शन नहीं लेते तो वो डोर हमेशा के लिए बंद हो जाता है और फिर लाइफ में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। टाल मटोल करना ना दरअसल कोई आराम नहीं है, ये हमारे फ्यूचर पर लिया गया एक बहुत भारी लोन है जिसे इंटरेस्ट के साथ फेलियर के फॉर्म में चुकाना ही पड़ता है। और पता है ये सारी बातें हमारे सुनने वालों के लिए क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि ये सिर्फ किसी पुरानी किताब की कहानी नहीं है। इस रियल दुनिया में हम सबकी लाइफ में आगे एक ना एक ऐसा सनसेट और एक बंद दरवाजा वेट कर रहा होता है। हाँ, वो सनसेट लाइफ के किसी भी फेज में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है वो आपके करियर में आगे बढ़ने का कोई बहुत बड़ा चांस हो, जो आपकी छोटी सी लेजीनेस की वजह से किसी और को मिल जाए, या फिर किसी टूटते हुए फैमिली रिलेशन को फिक्स करने का आखिरी चांस हो। हाँ, जिसके बाद शायद बात कभी बन ही ना पाए, या फिर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का वो क्रूशियल टाइम हो जिसे हम इग्नोर करते हैं जब तक डॉक्टर कोई फाइनल वार्निंग ना दे दे। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट जरूर होती है। हम बस ये नहीं मान सकते कि सूरज सिर्फ हमारी सुविधा के लिए आसमान में रुका रहेगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा धोखा हम रोज खुद को देते हैं वो वही एक सेंटेंस है, अभी बहुत समय है। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो बिना दर्द दिए हमारे पोटेंशियल को पूरी तरह खत्म कर देता है। बहुत ही पावरफुल बात कही आपने। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हम यहाँ एक थॉट प्रोवोकिंग वाला सवाल छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा आइडिया जिस पर शायद हमने आज एक्सप्लिसिटली डिबेट नहीं की, लेकिन वो इस पूरी साइकोलॉजी का बेस है। और वो आइडिया क्या है? जरा इस बात की इमेजिन करके देखिए, अगर हमारी जिंदगी का जो बचा हुआ वक्त है, हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड किसी घटती हुई बैंक अकाउंट बैलेंस की तरह हमारी आंखों के सामने हमेशा दिखता रहता, एक डिजिटल मीटर की तरह जो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा हो। हाँ, एक मीटर जिसे हम देख सकते हैं और जिसे रोकना किसी के बस में नहीं है, तो क्या हम आज भी अपनी इस प्राइसलेस करेंसी को फोन पर रील स्क्रॉल करने में या रास्ते के किसी ठंडी हवा वाले पेड़ के नीचे बेवजह सोने में खर्च करते? अगर वो डिक्रीजिंग मीटर हमें लिटरली दिखता रहता ना, तो शायद हम सब एक एक सेकंड की वैल्यू एक एक गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा समझते। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद तब हम उस अदृश्य चोरी को कभी होने ही नहीं देते, क्योंकि तब हम खुद उस चोर के लिए अपना दरवाजा खुला छोड़ना हमेशा के लिए बंद कर देते।